हाय गाइज, गुड मॉर्निंग। मैं धीरज कुमार। तो गाइज आज हम देखने वाले हैं क्लास 10th की मैथमेटिक्स। हमारा चैप्टर 4 स्टार्ट होने वाला है, जो कि हम इस लेक्चर में आपको चैप्टर जो 4 करके है आपका द्विघात समीकरण, उनकी इंट्रोडक्शन अर्थात भूमिका या इनकी भूमिका या मैं कह सकता हूँ इनका बेसिक जो कॉन्सेप्ट होता है उनको हम इस लेक्चर में समझने वाले हैं। तो चलिए गाइस हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले हम ये बात करेंगे द्विघात समीकरण होता क्या चीज़ है। तो गाइस द्विघात समीकरण जो कि हम लोगों ने कक्षा 9वीं क्लास में द्विघात बहुपद के बारे में पढ़ा होगा, और वहाँ पर जो द्विघात बहुपद करके होता है गाइस, उनको हम लोगों ने इस प्रकार से परिभाषित किया था कि ऐसा बहुपद जिसमें जो चर राशियां होती हैं उनकी घात का मान हमेशा 2 होना चाहिए। क्योंकि आपने x स्क्वायर धन यहाँ पर 7x कर सकते हैं। ये इसमें हम देख पा रहे हैं कि हमारा जो यहाँ x स्क्वायर धन 7x करके लिखा जा रहा है, इनमें चर राशियों की अधिकतम घात का मान 2 होता था। जैसा कि यहाँ भी चर है और यहाँ भी चर राशि है, पर यहाँ पर इसका घात 1 है, इसका घात क्या है, 2 है। जो कि अधिकतम घात का मान, या हम ये कह सकते हैं अधिकतम जो चर राशियां होती थी, अधिकतम जो चर राशियां होती थी उनके हम घात का मान क्या देखते थे, उनके घात का मान 2 होना चाहिए। और हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर घात का मान 2 मैंने कहा होना चाहिए। और यहाँ पर आप देखिए हमें एक एग्जाम्पल के माध्यम समझाया, जो कि यहाँ पर चर राशि के घात का मान 2 है और यहाँ पर चर राशि के घात का मान 2 है। सॉरी, यहाँ पर 1 और यहाँ पर क्या है 2। तो अधिकतम बात करेंगे तो यहाँ हमारे पास 2 होगा, तो हम ये कह सकते द्विघाती हमारा बहुपद करके था। तो गाइस अगर हम लोगों ने द्विघाती बहुपद को अच्छी तरीके से, द्विघात बहुपद को अच्छी तरीके से समझा होगा, तो हम लोग आसानी पूर्वक से द्विघात समीकरण को भी समझ लेंगे। बस थोड़ा सा इसमें अंतर ये होगा कि हमारा जो बहुपद होगा या बीजीव्यंजक होगा, उनमें बराबर का चिन्ह लगा करके उस तरफ चाहे कोई नंबर रख दिया जाए या 0 ही रख दिया जाता है, तो हमारा समीकरण में बदल जाएगा। चूंकि मैं इसका नाम दे सकता हूँ, ये हमारा द्विघात समीकरण हो जा रहा है, ये हमारा द्विघात समीकरण हो जा रहा है। तो चलिए गाइस हम लोग डिफिनीशन के माध्यम समझते हैं, और ये भी समझते हैं कि जो गणितज्ञ हमारे हैं, जो कि यूनानी गणितज्ञ यूक्लिड जी ने, इन्होंने लंबाई ज्ञात करने की एक ज्यामिति विधि विकसित किया। जो कि हम लोगों ने ज्यामिति में पढ़ा था कि जैसे अगर किसी भी रेखा की बात किया जाए, इसकी लंबाई को हम किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। ये हमारे पास रेखा रहा, इनकी लंबाई को हम किस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं। तो इन्होंने यूक्लिड जी ने एक ज्यामिति विधि हमको बताया गया था या बताए थे, और वही जो आपकी ज्यामिति विधि उन्होंने जो विकसित किया था, जिनको हम वर्तमान शताब्दी कह सकते हैं या वर्तमान समय में हम लोग द्विघाती समीकरण की हल कहते हैं। तो हम लोग द्विघाती समीकरण का हल कैसे होगा वो चीज़ हम समझते रहेंगे, या मैं आपको समझाऊंगा। पर आपको यहाँ पर थोड़ा सा बात करेंगे। यहाँ पर जैसे कि मैंने कहा आपको द्विघात समीकरण, अब यहाँ पर हम द्विघात समीकरण जो कि आप यहाँ पर इसको इंग्लिश में नाम देते हैं क्या, क्वाड्रेटिक, जो कि QUADRATIC, और इक्वेशन जो कि इक्वेशन का मतलब होता है समीकरण। तो हम लोग यहाँ पर ये क्वाड्रेटिक के बारे में देखेंगे। देखिए यहाँ पर द्विघाती का मतलब कि चर राशि की घात का मान 2 हो, पर ये जो समीकरण एक नया शब्द आ रहा है, इस नए शब्द को थोड़ा सा हम लोग बेहतरीन तरीके से समझेंगे। तो देखिए मैं सबसे पहले मैं आपको समीकरण को समझाना चाहूँगा। जो ये समीकरण करके होता है इनको हम लोग समझेंगे। तो समीकरण जो हमारा दिया जा रहा है, समीकरण क्या होता है, तो इसको गाइस हम ये पहचान सकते हैं। अगर हमारे पास कोई भी बीजीव्यंजक हो, अलजेब्रा एक्सप्रेशन जिसे हम लोग कहते हैं, या फिर हमारे पास कोई पॉलिनोमियल अर्थात बहुपद हो, जैसे मान के चलिए यहाँ पर x होगा और ये प्लस आपका 1 हो जा रहा है, यहाँ पर ये आपका क्या है, इसे मैं बीजीव्यंजक या बहुपद दोनों को कह सकता हूँ। तो अगर किसी बीजीव्यंजक या बहुपद में अगर मान के चलिए मैं 0 का बराबर का चिन्ह लगाऊंगा, और बराबर का चिन्ह लगाने के बाद दाहिने तरफ जो कि मैं कह सकता हूँ, यहाँ पर जब हम पक्ष जो कि बात करेंगे, जब यहाँ पर बराबर का चिन्ह लगा दिया जाएगा तो यहाँ पर हमारे पास 2 पक्ष हो जाते हैं। देखिए बराबर करने के बाद मान लीजिए मैं यहाँ 2 ही लिख रहा हूँ। अब यहाँ पर देखेंगे कि हमारा ये एक पक्ष ये हो जा रहा है, एक पक्ष ये बन रहा है। इस पक्ष को हम लोग हिंदी में कहते हैं दाहिना पक्ष, और इंग्लिश में कहेंगे राइट हैंड साइड, जो कि RHS कहा जाता है। और ये लेफ्ट हैंड साइड होता है, जिससे हम लोग
LHS का नाम देते हैं। जैसे लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड, ये आपका दाहिना पक्ष है और ये क्या है आपका बायां पक्ष है। तो हम यहाँ पर ये परिभाषा हमने देखा कि द्विघाती समीकरण का परिभाषा ये हो जाएगा कि ऐसा बीजीव्यंजक या बहुपद जिसमें बराबर, देखिए ये बराबर का चिन्ह हमने लगा दिया। बराबर का चिन्ह ये होगा कि इस चिन्ह से ये पता चलता है कि इस पक्ष अर्थात राइट हैंड साइड में और इस पक्ष अर्थात लेफ्ट हैंड साइड दोनों की वैल्यू क्या है, बराबर है। यानी मैं ये कह सकता हूँ x + 1 जो है वो 2 के बराबर है। जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ x² + 5x + 6 बराबर 0। तो इसका मतलब ये है कि ये जो आपका x² 5x + 6 लिखा जा रहा है वो किसके बराबर है, वो 0 के बराबर है। हमें यहाँ पर 0 के बराबर, हमारे इस समीकरण का यही मतलब होता है कि यहाँ पर जो आपका ये पक्ष दिया जा रहा है इस पक्ष के बराबर है। तो इनकी समीकरण की परिभाषा को हम यहाँ पर इस प्रकार लिख सकते हैं कि ऐसा बहुपद या बीजीव्यंजक, ऐसा बहुपद या तो ये आपका परिभाषा कि ऐसा बहुपद या बीजीव्यंजक जिसमें बराबर का चिन्ह उपस्थित हो उसे समीकरण कहते हैं। तो गाइस हमने समीकरण की परिभाषा यहाँ पर देखा कि ऐसा बहुपद या बीजीव्यंजक जिसमें बराबर अर्थात ये बराबर का चिन्ह आप देख पा रहे हैं का चिन्ह उपस्थित हो उसे हम लोग समीकरण कहते हैं। अब यहाँ पर समीकरण के हम लोग प्रकार के बारे में समझने वाले हैं कि समीकरण के प्रकार कितने होते हैं। समीकरण के प्रकार, क्योंकि आप इसे इंग्लिश में नाम देंगे टाइप्स ऑफ इक्वेशन। तो इनका सबसे पहला प्रकार होता है रैखिक समीकरण, क्योंकि हम इसे मैं इसे एक नाम और देता हूं जिसे एक घातीय समीकरण भी कहा जाता है। एक घातीय समीकरण भी कहा जाता है। इसको हम लोग इंग्लिश में जो कि लीनियर इक्वेशन कहते हैं, इसकी स्पेलिंग होती है LINEAR इक्वेशन, जो कि हमने कहा इक्वेशन का मतलब समीकरण आप लोगों ने यहाँ देखा। तो लीनियर जो कि हमारा इक्वेशन बना, इसकी परिभाषा क्या होगी गाइस, हम यहाँ पर ये समझा सकते हैं कि अगर हम यहाँ समीकरण पढ़ रहे हैं जो कि समीकरण का ये प्रकार है, तो इसकी परिभाषा ये होगी कि ऐसा समीकरण जिसमें, जैसे आपने रैखिक बहुपद को पढ़ा होगा, सेम वही कॉन्सेप्ट यहाँ भी है। हम कह सकते हैं कि ऐसा समीकरण मतलब ये बराबर का चिन्ह होगा जिसमें, अब यहाँ पर कोई कुछ अंक नहीं लिखा जाए तो आप 0 दिखा सकते हैं। हम ये कह सकते हैं कि ऐसा ऐसा समीकरण जिसमें चर राशियों का, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये चर राशि है, यहाँ मैं x + 1 ही लिखता हूँ। अब ये कांस्टेंट जो कि अचर हो जा रहा है ये चर है। तो ऐसा समीकरण जिसमें चर राशियों की अधिकतम घात का मान 1 है। हम यहाँ समझ सकते हैं कि जो कि बहुपद पढ़ते हैं तो यहाँ इसका पावर 0 होता है, यहाँ पावर 1 होता है। तो इसमें मैक्सिमम देखा जाए जो कि अधिकतम देखा जाए तो ये आपका चर का घात 1 माना जा रहा है। तो हम यहाँ पर ये कहेंगे कि ऐसा समीकरण जिसमें चर राशियों की घात का मान 1 होता है उसे हम लोग समीकरण कहते हैं। जैसे और भी एग्जाम्पल हम दे सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं 2x + 4 और बराबर यहाँ 5 लिखा जा रहा है। तो यहाँ देखिए x जो लिखा जा रहा है इसका घात का मान क्या है, 1 है, या अधिकतम घात का मान क्या है, 1 है। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, रैखिक समीकरण। तो गाइस मैं यहाँ पर एक चीज और बताना चाहूंगा कि जो रैखिक समीकरण होता है, रैखिक समीकरण का मानक रूप क्या होता है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। रैखिक समीकरण का जो मानक रूप होता है वो ax + b और बराबर 0 करके होता है। यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि उसका मानक रूप या व्यापक रूप जो होता है ax + b = 0 करके होता है। यहाँ पर देखिए x का पावर क्या 1 है। अब बात हम ये करना चाहेंगे गाइस कि जो हमारा समीकरण होता है, जैसे हमने बहुपद में पढ़ा था बहुपद के शून्य के बारे में, शून्य का मतलब होता है हल, तो वैसे ही हम यहाँ पे बात करेंगे रैखिक समीकरण में शून्य के, रैखिक समीकरण का जो शून्यक होता है इसको हम क्या दिखा सकते हैं। तो रैखिक समीकरण का यहाँ पर जो शून्यक है या मूल है, यहाँ पर मैं ये कह सकता हूँ रैखिक समीकरण में केवल एक ही मूल होता है, जो कि मैं यहाँ पर एक ही x का मान याद कर सकता हूँ। वो भी आप इस प्रकार से दिखा सकते हैं। देखिए
ए एक्स प्लस बी और बराबर 0 करके है, तो ए एक्स और ये प्लस बी को पक्षांतर करेंगे माइनस बी हो जा रहा है, और यहाँ पर एक्स का मान ज्ञात करेंगे तो माइनस बी अपॉन ए, जो कि मैं ये कह सकता हूँ कि इस प्रकार से, जो कि ये माइनस कर दीजिए। बी क्या है, बी हम देख पा रहे हैं यहाँ पर कांस्टेंट जो कि अचर पर है, मैं यहाँ पर अचर पद दिखा सकता हूँ, और बटे करके जो दिया जा रहा है यहाँ पर ए जो है वो यक्स का गुणांक है, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ यक्स का गुणांक। तो ये रहा हमारा, क्या हम कह सकते हैं कि हमारे रैखिक समीकरण में केवल एक ही मानक रूप या एक ही इसके शून्यक होते हैं, या इसके एक ही मूल या एक ही मान होता है, क्योंकि हम यहाँ दिखा सकते हैं यक्स बराबर माइनस बी बाई ए करके होता है, और माइनस बी क्या है, माइनस बी एक अचर पद है, और ए क्या है यहाँ पर एक आपका कह सकते हैं यक्स का गुणांक है। चूंकि मैं यहाँ पर ये भी समझ सकता हूँ, जब इसकी परिभाषा या मानक रूप पढ़ूंगा तो यहाँ पर ये भी दर्शाना होगा गाइज कि ए एक्स धन बी बराबर जो 0 करके दिया जा रहा है, यहाँ पर ए नॉट इक्वल 0, मतलब अगर यहाँ पर ए का मान 0 हो जा रहा है तो ये आपका रैखिक बनेगा ही नहीं, ये आपका रैखिक नहीं बन पाएगा। तो चलिए गाइज, हमने देखा ये हमारा था रैखिक समीकरण, और रैखिक समीकरण का हम लोगों ने मानक रूप देखा। अब इसके बाद हम बात करेंगे इसके दूसरे प्रकार को लेकर। इसका दूसरा प्रकार क्या होता है, इसको दूसरे प्रकार में हम लोग देखेंगे कि दूसरा होता है द्विघाती, जिसे हम लोग क्वाड्रेटिक कहते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि हम इसका नाम दे सकते हैं, हिंदी मैंने गाइस कहा, जो कि आपका चैप्टर यही है, हिंदी में आप इसे कहेंगे द्विघात। द्विघात समीकरण। अब इनको हम किस प्रकार से दिखा सकते हैं गाइस, तो ये भी हमने कहा कि जैसे आपने वहां पर देखा रैखिक में कि ऐसा समीकरण जिसमें चर राशियों की अधिकतम घात का मान 1 था, और वैसे यहाँ भी देखने वाले हैं कि जो भी हमारे पास चर राशियां होंगी उनकी अधिकतम घात का मान क्या होना चाहिए, 2, जो कि हम इस प्रकार से दिखा सकते हैं कि जैसे यहाँ लिखा जा रहा है 2x² प्लस 5x प्लस और 6 लेते हैं हम यहाँ पर बराबर 0, जो कि हम बराबर नहीं करेंगे या ये चिन्ह नहीं लगाएंगे तो समीकरण बनेगा ही नहीं। तो हमको समीकरण देख रहे थे, यहाँ समीकरण बनना अनिवार्य है। तो हम यहाँ पर ये देख सकते हैं कि हमारे पास जो ये समीकरण बनाया जा रहा है, इस समीकरण में जो भी चर राशियां हैं उनकी घात का, या यहाँ पर देखिए इसका घात का मान 1 है, पर यहाँ पर इसकी घात का मान क्या है, 2 है। तो यहाँ पर अधिकतम घात का मान 2 होगा तो हमारा द्विघात समीकरण होगा। और भी हम ऐसे एग्जाम्पल दिखा सकते हैं, जैसे यहाँ होगा 5x² प्लस आपका केवल 6 करके लिखा जाए, तब पर भी क्या होगा आपका यहाँ पर, ये भी आपका द्विघात समीकरण होगा, जो कि इसके मानक रूप से हम पहचान सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ ये कह सकते हैं कि द्विघात समीकरण का जो मानक रूप या व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c करके होता है और बराबर 0। तो गाइज मैं एक चीज़ और यहाँ बताना चाहूँगा कि ax² धन bx और आपका c जो प्लस c करके बराबर 0 करके हैं, इनके रूप में लिखा जाता है। इसे द्विघाती समीकरण को हल करने का एक स्पष्ट सूत्र जो कि दिया जा रहा है, इस सूत्र को किसने दिया था, तो इस सूत्र को दिए थे ब्रह्मगुप्त जी ने, जो कि इस सूत्र को दिया गया था ब्रह्मगुप्त करके। इन्होंने ax² प्लस bx प्लस c के रूप में द्विघात समीकरण को एक हल करने का एक सूत्र दिया। ये सूत्र आपका है क्या, ax² धन bx धन c, और यहाँ पर चूंकि हम ये समझना होगा a नॉट इक्वल 0 का, जिसका मतलब अगर यहाँ a का मान 0 हो जाएगा तो इसका मतलब ये पूरा गायब हो जाएगा और बचेगा bx प्लस c, और bx प्लस c हमारा द्विघात समीकरण न बनकर वो रैखिक समीकरण बन जाएगा। अब यहाँ पर हम ये समझ सकते हैं कि इसकी परिभाषा को लेकर, परिभाषा आप ये बता सकते हैं, जैसे हमने रैखिक को देखा वैसे द्विघाती करके हैं। मैं ये कह सकता हूँ कि ऐसा समीकरण जिसमें चर राशियों की अधिकतम घात का मान 2 होता है, या चर राशियों की अधिकतम घात का मान क्या होता है, 2 होता है, उसे हम द्विघात समीकरण कह सकते हैं। हम बहुत एग्जाम्पल ऐसे ले सकते हैं, x² प्लस आपका मान यहाँ 3x और प्लस 2 ले लिया, और बराबर मान लीजिए मैं यहाँ 1 ही ले लिया। हम यहाँ देख पा रहे हैं कि जो हमारे पास चर राशि हैं उनकी घात का मान या अधिकतम घात का मान क्या है, 2 है, तो इसको मैं क्या कह सकता हूँ, द्विघात समीकरण। अगर मैं इसके मानक रूप से तुलना करूँ तो देखिए यहाँ भी x² है, यहाँ भी x², मतलब यहाँ पर x का स्थान पर कोई भी चेंज होना चाहता है, कोई अलग से चर राशि आ जाएगा चलेगा, पर इसके घात का मान क्या होना चाहिए, 2 बराबर होना चाहिए। अब यहाँ bx है, देखिए यहाँ पर b के स्थान पर 3 लिखा जा रहा है, x का स्थान पर x ही लिखा है, और यहाँ c जो कि एक कांस्टेंट नंबर है, यहाँ भी कांस्टेंट क्या है, 2 है, बराबर यहाँ 0 हो सकता है या कोई और भी नंबर आप ले सकते हैं। इसको सिर्फ पक्षांतर करेंगे तो यहाँ 0 ही बचेगा, तो वो हमारे ऊपर डिपेंड कर रहा है कि क्वेश्चन कैसे हमको सॉल्व करना होगा। अभी जैसे हम बात ये करें कि हमारे इस समीकरण और इस समीकरण में क्या अंतर है, तो आप दिखा सकते हैं यहाँ पर a का मान
हमारे इस समीकरण ए जो कि एक्स स्क्वायर का गुणांक ए है, लेकिन यहाँ पर एक्स स्क्वायर गुणांक क्या है, 1 दिया जा रहा है, और यहाँ यक्स का गुणांक बी है, पर हमारे इस प्रश्न में यक्स का गुणांक 3 है और यहाँ कांस्टेंट सी है, यहाँ कांस्टेंट क्या है, 2 करके है। अब इनकी परिभाषा जो हुई, परिभाषा जो कि गाइज मैं बता रहा हूँ, आप 2 बार सुनेंगे अपने आप याद हो जाएगा। क्या होगा परिभाषा, ऐसा बहुपद या बीजीय व्यंजक जिसमें चर राशियों की अधिकतम घात का मान 2 होता है, उसे हम लोग नाम देते हैं द्विघात समीकरण। क्या होता है गाइज, एक बार पुनः समझते हैं। ऐसा समीकरण या ऐसा बहुपद या बीजीय व्यंजक जिसमें चर राशियों की अधिकतम घात का मान 2 होता है, उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। और गाइज हम ये भी देखेंगे इसके कितने शून्यक होते हैं या इसके कितने हल होते हैं। तो द्विघात समीकरण जो होता है, द्विघात समीकरण के गाइज केवल 2 हल होते हैं, क्योंकि यहाँ पर यक्स घातीय 2 जो भी यक्स का पावर होगा, जैसे यहाँ यक्स प्लस 1 करके था तो यहाँ पर इसका पावर 1 था, इसमें केवल एक ही हल था, एक ही आपका हल करके था। यहाँ पर क्या है, यक्स घातीय 2 करके है, हम यहाँ कह सकते हैं हमारे पास 2 हल होगा, एक अल्फा और एक बीटा करके दिया जाएगा। अब एक अल्फा क्या है, अल्फा का मतलब ये पहला हल है और बीटा जो है ये दूसरा आपका हल करके दिया जा रहा है। तो गाइस यहाँ पर एक चीज़ और भी हमको समझना है कि अल्फा और बीटा के बीच कुछ संबंध दिया है, वो क्या है, अल्फा धन बीटा, इन दोनों का जो योग होता है वो -b/a के बराबर होता है। -b क्या है, हमारे मानक रूप में देखा जाए तो यक्स का जो कि गुणांक है, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ यक्स का गुणांक, यहाँ पर आप लिखेंगे जो कि माइनस का चिन्ह है तो माइनस भी करेंगे, -x का गुणांक और बटे यहाँ a देख पा रहे हैं कि यहाँ पर यक्स स्क्वायर का गुणांक है, तो लिखेंगे यक्स स्क्वायर का गुणांक। हमें प्रश्न में हल करने को दिया भी जाएगा कि हमको एक समीकरण दिया जाएगा और उस समीकरण में ये कहा जाएगा कि आप इसके जो भी शून्यक हैं उन शून्यकों का योगफल याद करिए। तो शून्यकों जो कि 2 शून्यक हैं अल्फा और बीटा, इनका योगफल याद करना होगा। तो हम ये सूत्र हल करेंगे, अल्फा धन बीटा बराबर -b/a, जो कि मैं इसे ये भी कह सकता हूँ -x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक। इसके बाद इनका गुणनफल भी बताया जाता है कि अल्फा इंटू बीटा बराबर वो c/a के बराबर होता है। हम यहाँ समझ सकते हैं कि c क्या है, c जो कि हमारे मानक रूप में c एक कांस्टेंट है यानी अचर पद है, तो हम लिखेंगे अचर पद, और a क्या है, a हम देख पा रहे हैं यहाँ यक्स स्क्वायर का गुणांक है, तो लिखेंगे यक्स स्क्वायर का गुणांक। देखिए गाइस क्या है, हमारे इस एक्सरसाइज में जब हमको हमारा जो 4 या 4 का a करके जो दिया जा रहा है उसमें यही पूछा जाएगा कि क्वाड्रेटिक यानी द्विघाती समीकरण कौन कौन सा है, कौन कौन सा नहीं है। तो हमको केवल एक ही ध्यान देना होगा चीज़ कि हमें यक्स स्क्वायर जो मिले उसका गुणांक 0 नहीं होना चाहिए। हम यहाँ पर यक्स स्क्वायर प्लस 5x लिखते हैं, इतना ही करके छोड़ देंगे, लेकिन तब पर भी ठीक है क्योंकि हम यहाँ समझ सकते हैं यक्स स्क्वायर का गुणांक जो a होता है, a का मान 0 नहीं होना चाहिए। अगर हम कह देते हैं यहीं पर 0 कर दिया जाए तो ये आपका नहीं बनेगा, क्योंकि 0 का मतलब ये होगा ये यक्स स्क्वायर पूरा टोटल 0 होगा। जब यहाँ टोटल 0 होगा तो केवल 5x बराबर 0 बचेगा। हम ये कह सकते थे तो रैखिक मार्ग बन चुका है। इस चीज़ को हमको बहुत ही ध्यानपूर्वक से देखना होगा कि a नॉट इक्वल 0, जो कि मैंने यहाँ पर आपको समझाया, a नॉट इक्वल 0 यानी यक्स स्क्वायर का जो गुणांक होना चाहिए वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद हम यहाँ ये समझ सकते हैं, ये हमने कहा कि दोनों शून्यकों के बीच का जो संबंध यानी अल्फा और बीटा यानी दोनों गुणन कह सकते हैं, मूलों का जो मूल भी इसे कह सकते हैं या शून्यक भी कह सकते हैं। तो दोनों मूलों का जो योगफल होता है वो -b/a और इनके जो मूलों का गुणनफल होता है अर्थात c/a के बराबर होता है। मैं इसे यहाँ पर ये भी लिख सकता हूँ कि मूलों का योगफल, और ये क्या है, मूलों का गुणनफल करके दिया जा रहा है। एक मूलों का योगफल है और एक मूलों का क्या है, गुणनफल करके दिया जा रहा है गाइस। अब इसके बाद हमको ये समझना होगा क्या कि जो तीसरा इसका प्रकार होता है वो क्या होता है। तीसरा प्रकार इसका होता है त्रिघाती, जो कि उसको क्यूबिक कहा जाता है, क्यूबिक इक्वेशन। क्यूबिक को हम लोग त्रिघाती इसको हम लोग त्रिघाती का नाम देंगे, जो कि हम ये कह सकते हैं कि त्रिघाती हमको त्रिघाती यानी क्यूबिक मैंने कहा, वह त्रिघाती आपका हुआ त्रिघाती समीकरण। इसको क्यूबिक समीकरण कहा या क्यूबिक इक्वेशन कहा जाता है। इसमें क्या समझना गाइस, ये भी आपका उसी तरीके हम ये समझा सकते हैं कि
इसमें क्या होना चाहिए कि जो भी हमारे पास चर राशियाँ होनी चाहिए उनके घात का मान 3 होना चाहिए। जैसे एक्स क्यूब मैं लिखता हूँ 2x² + 5x + 6 करके लिखा जाए बराबर 0। यहाँ देख सकते हैं कि हमारे पास जो चर राशियाँ हैं उनका घात यहाँ मान 1 है, ये 2 है, ये क्या है 3, अधिकतम क्या है 3 ही करके दिया जा रहा है। तो हमारा ये क्या बन जाएगा त्रिघाती। हम इनके मानक रूप को लेकर बात करेंगे तो होगा ax³ और धन bx² और धन cx और धन d बराबर 0। हमारे पास यहाँ क्या है गाइस, देख सकते हैं कि a b c d ये 4 क्या है कांस्टेंट अचर पद है, लेकिन ये भी कहा जाता है a ≠ 0, यानी इस x³ का जो गुणांक है a उसका मान अगर कहीं 0 हो जा रहा है, अगर 0 हो जा रहा है तो समझ लीजिए कि आपका त्रिघाती समीकरण नहीं बनेगा। इसका मतलब यह है कि a का मान 0 नहीं होना चाहिए। ये आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर a का मान 0 नहीं होना चाहिए। अगर कुछ हम ऐसे दिखा सकते हैं जैसे यहाँ x² प्लस हमने कहा चाहिए 2x + 3 करके दिया जाए तो हमारा क्वाड्रेटिक बन जा रहा है। अगर यहाँ पर पावर 3 करके लिखा जाए, अब पावर 3 करके लिखा जा रहा है तो यहाँ x² गुणा क्या a और a का मान a ही है, हम देख पा रहे हैं। अगर मान लीजिए a का मान चलिए मैं 2 कर देता हूँ, क्या 2 0 के बराबर है क्या? नहीं, 0 के बराबर नहीं है। इसका मतलब x³ का गुणांक 2 लिखा जा रहा है और ये हमारा क्या है त्रिघाती समीकरण करके होगा। इनके मानक रूप को लेकर देखा जाए तो क्या होता है ax³ धन bx² और धन cx + d और बराबर 0 करके होता है गाइस। अब हमने कहा अगर द्विघाती में 2 मूल होते हैं या 2 शून्य या 2 हल होते हैं तो त्रिघाती में भी आपके 3 होने चाहिए। हाँ गाइस 3 ही होगा, एक अल्फा और एक बीटा और एक गामा। ये नया आपका एक कह सकते हो, अल्फा एक आपका मूल है, बीटा भी एक मूल है और गामा भी आपका एक मूल ही है। तो अल्फा बीटा और गामा 3 इसके मूल होते हैं, 3 इसके मान होते हैं। तो इन तीनों मूलों के बीच का संबंध कुछ होता है, संबंध जो कि ये कहा जाता है कि इनके मूलों का जो गुणनफल कि पहले हम यहाँ योगफल दिखा देते हैं, इनका जो योगफल होगा क्या होगा, तो इनका योगफल जो होगा वो -b/a के बराबर होगा। अब यहाँ हम देखना चाहें माइनस करने के बाद b क्या है, तो b देखिए x² का गुणांक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि x² का गुणांक और बटे यहाँ पर आपका देखिए क्या लिखा जा रहा है a, और a क्या है x³ का गुणांक है, तो यहाँ लिखेंगे x³ का गुणांक हम दिखाएंगे। इसके बाद इनके बीच का जो हम कह सकते हैं कि गुणनफल होता है अल्फा × बीटा × गामा करके, वो आपका -d/a के बराबर दिखाया जाता है। ये माइनस कर लिया, d क्या है, d हम देख पा रहे एक अचर पद है, तो ये अचर पद और बटे a क्या है, तो a मैंने दिखा जैसे यहाँ a का गुणांक या a जो है x³ का गुणांक है, यहाँ हम देख सकते हैं यहाँ a जो है वो x³ का गुणांक है, तो यहाँ लिखेंगे x³ का गुणांक। इसके बाद गाइस एक और होता है संबंध अल्फा बीटा और प्लस बीटा गामा, और इसके बाद आपका होता है गामा × अल्फा भी दिखा सकते हैं यहाँ पर। ये आपका c/a के बराबर होगा। c क्या है, c यहाँ x का गुणांक है, c जो है यहाँ x का गुणांक है और बटे a जो कि हम देख पा रहे हैं x³ का गुणांक बताया जा रहा है, तो यहाँ जो आपका a होगा x³ का गुणांक होगा। तो गाइस ये ध्यान दीजिएगा कि हमने कहा यहाँ पर हमारे पास त्रिघाती बहुपद का मानक रूप ax³ धन bx² धन cx धन d बराबर 0 होता है और इसमें 3 मान या 3 मूल या 3 शून्यक होते हैं अल्फा बीटा और गामा। इनके बीच का संबंध क्या है, या मैं कह सकता हूँ कि इनके मूलों का जो योगफल होता है, इनके मूलों का योगफल -b/a या -x का गुणांक बटे x² का गुणांक बटे x³ का गुणांक दिखा सकते हैं। इनके बीच का जो गुणनफल होता है अल्फा बीटा गामा बराबर -b/a माइनस अचर पद बटे x³ का गुणांक। एक संबंध और होता है अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, ये आपका c/a के बराबर होता है। इसे मैं लिख सकता हूँ x का गुणांक बटे x³ का गुणांक। तो ये गाइस हमारा चैप्टर नंबर 4 जो कि मैंने कहा द्विघात समीकरण का बेसिक कॉन्सेप्ट था, और इस कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ही आवश्यक था। अगर आप इस चीज़ को न समझते तो आने वाले हम एक्सरसाइज की बात करेंगे तो उस एक्सरसाइज के क्वेश्चनों को आप नहीं कर पाते। अब हम क्या करेंगे गाइस, हमारे इस लेक्चर में हमने जो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट था उसको मैंने देखा, लेकिन अब हम प्रश्नावली 4 को समझने वाले हैं। तो गाइस प्रश्नावली नंबर 4 को हम लोग
ये 4 का जो ए होता है उसको हम अगले एक्सरसाइज अगले लेक्चर वाले में देखने वाले हैं। तो गाइज आज के इतना ही। गाइज यदि हमारे वीडियो आपको पसंद लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलिएगा। ओके, थैंक यू।